भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, M&M आपकी लिस्ट में है, कवरेज लिस्ट में। ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस ने रिपोर्ट्स बढ़ाया है, टारगेट्स भी इम्प्रूव किया है। अगर आप इस पर कुछ कमेंट कर पाएँ तो। जिंदगी बीत गई एमएनएम को ध्यान में रखते हुए और बुनियादी तर्क के आधार पर राय देते हुए कि निवेश कीजिए। हमने हमारे चैनल कुछ ही समय पहले 2400-2500 पर बहुत मेहनत मुशक्कत कर रहा था एमएनएम का शेयर, तब भी हमने राय दी थी। आज जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर देते हुए आज भी हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। पहले 3400 के आसपास के 3400 के आसपास के लक्ष्यांक थे। ये जो नतीजे हमने देखे और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट की तरफ से आई है कारोबार को लेकर के, मेरे ख्याल से 3600 अनुमानित 3600 से लेकर के 3800 तक के लक्ष्यांक आपको बहुत ही आसानी से आते हुए दिखाई देंगे। डिम्पी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से इस 2025 साल में वाहन क्षेत्र यानी कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र को लेकर के जो लॉन्चेस हो रहे हैं और जिस प्रकार से नीतियां बनी हैं और सरकार की तरफ से और नीतियां नहीं बनेगी, पीएलआई को लेकर के भी काफी उत्साह है वगैरह वगैरह। और जो लॉन्चेस इन्होंने किए हैं वो बहुत सकारात्मक। दो जो पैसेंजर व्हीकल में ईवीज इन्होंने उतारी है और नए अवतार में और नई गाड़ियां आएगी। एक ही थोड़ी बहुत अगर मुझे थोड़ा बहुत संकोच मैं कहूंगा, ये कोई बड़ा कारण नहीं है, वो संकोच थोड़ा बहुत ये है कि उनकी कमर्शियल व्हीकल यानी कि एमएनएम ट्रक्स को लेकर के जो मार्केट शेयर उनको मिलना था या जो रणनीति इन्होंने बनानी थी, कहीं ना कहीं वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई है कि बड़ा मार्केट शेयर हासिल कर। हाँ, लेकिन बिक्री हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही कि जितनी एक अनुमान थे। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इस पर ध्यान देगी मैनेजमेंट। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आपने M&M के बारे में वापस अपना कॉन्फिडेंस झलकाया है। एक और पॉइंट सर आपसे और समझना है, वो है मेटल काउंटर्स को लेकर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल या कुछ और मेटल कंपनीज वो अच्छी बंद हुई हैं। आशीषा हमारी सहयोगी है, उन्होंने करीब 4 कारण भी गिनवाए। उसमें से एक कारण था कि डॉलर इंडेक्स जब जब नीचे जाएगा थोड़ा भी तो ये शेयर्स ऊपर आ सकते हैं। दूसरा वो बता रहे थे कुछ चाइना फैक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आशीषा, कौन कौन से फैक्टर थे वो 4 एक बार जरा वापस से गिनवा दो, वन लाइनर, फिर मैं गुरांग सर से क्वेश्चन पूछता हूँ। बिल्कुल, तो 4 बड़े फैक्टर्स। एक आपने बताया डॉलर इंडेक्स, लेकिन डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो ओवर द वीकेंड फिर एक बार थोड़ी सी बढ़त दिखी है। 110 से गिरकर 107 के लेवल्स पर आ चुका था, लेकिन आज सुबह आई थिंक फिर एक बार 108 लेवल्स टच कर चुका है, जो एक नेगेटिव होगा थोड़ा सा मेटल सेक्टर के लिए। इसके अलावा ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सेलर मित्तल ने अपनी कमेंट्री निकाली थी जो काफ़ी पॉजिटिव है 2025 के लिए। उनका मानना है कि सिक्लिकल स्लो डाउन अब खत्म हो चुका है और 2025 में डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है स्टील सेक्टर की। इसी के साथ रीस्टॉकिंग भी होता हुआ नजर आएगा। इन्वेंट्री लोअर लेवल्स पर है तो कंपनियां खरीदेगी फिर एक बार स्टील, जिसके चलते कई सारे स्टील स्टॉक्स में तेजी दिखी थी शुक्रवार को। तो हाँ, कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते मेटल इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी। और आज फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कमेंट्री की है तो उसके चलते भी मेटल इंडेक्स पर एक्शन दिखेगा। ठीक है, तो एक्शन वाला तो रहेगा ही रहेगा। और एक बात आपने और भी बताई थी कि इनमें स्टील की कंपनीज दाम भी बढ़ा सकती हैं। गुरांग सर, हमने आपके सामने ना सारे पॉइंट्स मोटा मोटी रख दिए। इसमें कुछ ग्लोबल्स हैं और कुछ डोमेस्टिक हैं। तो एक छड़ा खींचते हैं तो कई बार ठीक आता है, दूसरा हाथ लगाते हैं तो वहाँ से ख़राब निकल के आता है। बड़ी सेंस ऑफ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस लिहाज की है कि अच्छी वैल्यूएशन है और दिक्कत इस चीज़ की है कि सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सर, मेटल्स को लेकर आपका टेक क्या है? आप ये कन्फ्यूजन को दूर कीजिए सर। देखिए, मुझे दो बात पर थोड़ी बहुत भरोसा रखने लायक जो है वो थोड़ा अनिश्चित, ये मैं मेरी निजी तौर पर बात कर रहा हूँ। वो दो कारण क्या है या वो दो क्या चीज है, तो एक है चाइना से जो भी खबरें आती हैं वो, और दूसरे तरफ श्रीमान बुद्धिमान राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से जो टिप्पणी आती है। तो ये दो संकोच होता है मुझे कि क्या बातें करते और क्या वास्तविकता में सत्य होता है। ये इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको छोड़ करके अगर आप हमारी कंपनी के बारे में पूछे या फिर हमारी राय के बारे में पूछे धातु क्षेत्र को लेकर के, तो हमारी खरीदारी की राय बिल्कुल रही यहाँ पर काफी लंबे समय से। टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, JSPL, हिंदुस्तान, माफ कीजिएगा, NMDC जैसी कंपनियां हैं, क्षमा चाहता हूँ,
इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा यहाँ पर डिम्पी, कि बाकी अन्य क्षेत्र के अगर आप तुलना करें और निवेश का नजरिया अगर आप रखते हैं लंबी अवधि के लिए, तो धातु क्षेत्र में आपको पहले तो जो मुनाफे का अनुमान है वो थोड़ा बहुत नीचे के तरफ सीमित मात्रा में रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है जो कि बहुत ही आवश्यक है, आपके पास 2 गुना नजरिया होना चाहिए समय को लेकर। यानी कि अगर आपके पास बैंकिंग, आईटी या फिर ऑटो क्षेत्र में 1 साल का नजरिया, तो यहाँ पर 2 या 2.5 साल का नजरिया होना चाहिए। ये जो खबरें आती हैं उसको लेकर के और स्थानीय मार्केट में जो खपत में थोड़ा बहुत फिलहाल धीमापन चल रहा है, वो आने वाले समय में और तीव्र गति पकड़ेगा। लागत खर्च को लेकर के परिस्थिति सुधरी है पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले। पॉइंट टेकन। मैं आपके इस जवाब से काफ़ी सारी चीज़ें समझ गया। और प्रशांत, और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कैबिनेट ने 6,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है और 4G सर्विस के विस्तार के लिए रकम का इस्तेमाल होगा। एक खबर ये लैंड मोनेटाइजेशन वाली भी है कि 15 फरवरी से टेंडर आ सकता है। MTNL हमने देखा था कि 100 रुपए के आसपास भी शेयर गया था, फिर से गिर के 50 रुपए के आसपास आ गया। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। MTNL क्या अप्रोच में कोई बदलाव करनी चाहिए और इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? धन्यवाद आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। ये होने वाला है, होगा, इस बात पर हम तवज्जो नहीं देते। पहली बात, हो गया है, उस पर हस्ताक्षर हो गए और मोहर लग गई है। मूल्यांकन जब सामने आते हैं और हाथ बदलते हैं, तब जाकर के बुनियादी तर्क के आधार पर आप कोई भी रणनीति बना सकते हैं। और इस कंपनी पर मैं तो इतना बिल्कुल कहूंगा कि पहले तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सावधानी रखें। हमने कुछ समय पहले वोडाफोन पर भी बातें सुनी थी कि बजट में AGR को लेकर के घोषणाएं होगी। 10% ऊपर गया स्टॉक, दूसरे ही दिन 10% गिर गया था, क्योंकि ऐसी कुछ घोषणा हुई नहीं है मेरे ख्याल से। तो बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बस ये बिल्कुल कहना चाहूंगा। एक और शेयर है जिसको लेकर ना बजट से पहले भी ये शेयर फोकस में था। वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट वाली काम करती है कंपनी ये, और इसके नंबर्स आए हैं अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। आय में 15% की बढ़त है, मुनाफे की बात करें 11.5% की बढ़त हमने वहां देखी है, बट अगेन मार्जिन पर प्रेशर यहां पर भी है। 14% से घटकर मार्जिन आ गए हैं इसके 12.5% के आसपास के। लेकिन एक खबर इनके लिए आई है सऊदी अरब से, इनको करीब 3,2500 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट मिला है। गौरांग सर, 1800-1900 वाला शेयर 1400 रुपए के नीचे है। अब कैसी लगती है आपको कंपनी और नंबर्स आपको कैसे लगे ये? तो अभिषेक, यहाँ पर अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना। खरीदारी की राय है। वाटर फ्लूइड ट्रीटमेंट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डिसैलिनेशन, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है, खारा पानी, उसको प्रोसेस कर करके ये हमारे और आपके उपयोग करने के लायक बनाते हैं। जो नमक की मात्रा होती है वो कम होती है या फिर बिल्कुल निकल जाती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए। करीबन 300-400 रुपए से हमारी खरीदारी की राय निरंतर रही है। इस कंपनी के एक बीच में मेरे ख्याल से कुछ 2 या 3 महीने पहले कुछ ऑर्डर रद्द किए गए थे। खाड़ी देश में से कोई बड़ा ऑर्डर था 2000 करोड़ का मेरे ख्याल से। तो 1600-1700 वाला मेरे ख्याल से 1200-1300 तक आया और फिर ऊपर गया। नतीजों को देख करके हमने हमारी जो कवरेज है खरीदारी की वो बरकरार रखी है। और ये और इन जैसी कंपनियां, अभिषेक, जो भी है लिस्टेड एंटिटी में, मुझे लग रहा है कि इनके लिए न तो सिर्फ विदेशों में लेकिन हमारे देश में ही एक बहुत बड़ा अवसर है। जिस प्रकार से पर्यावरण है, जिस प्रकार से बारिश, वर्षा ऋतु का मौसम है, पानी की कमी, किल्लत जो है वो बड़ी मात्रा में आने वाले वर्षों में आपको एक समस्या बन करके उभरती हुई नजर आएगी। और इन जैसी कंपनियों के ऑर्डर बुक और भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। खरीदारी की राय है, अगर निवेश लंबी अवधि का है तो बने रहे। और गौरांग सर, आपकी राय लेना चाहूंगी। बजट के दिन अच्छा खासा बूस्ट दिखा था, लेकिन उसके बाद पिछले हफ्ते काफी कमजोरी के साथ पूरा सत्र बंद होता हुआ नजर आया। कंजम्पशन को लेकर आपकी क्या राय होगी और FMCG सेक्टर पर इन पर्टिकुलर आपका क्या नजरिया होगा? गौरांग सर, प्लीज माइक अनम्यूट कर दीजिए। क्षमा चाहता हूं मैं।
अर्षिता, देखिए, ये जो घोषणाएं बजट में हुई है वित्त मंत्री जी की तरफ से, 12 लाख, अगर आप कमाते हैं, 12 लाख तक कमाते हैं तो आपको टैक्स शून्य भरना होगा। इसका सकारात्मक असर जो है वो खपत में नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में ये असर आता हुआ बाजार में दिखेगा, जो कि सकारात्मक रुझान होगा। अब लोगों के मन में ऐसे है कि 1 फरवरी को बजट में घोषणा की और 2 फरवरी को खपत आसमान छू लेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसको वास्तविकता में रुझान बेहतर करने के लिए समय लगता है। तो HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर जैसी जितनी भी कंपनियां हैं खपत को लेकर के, हमारा सकारात्मक सा रुझान है। और ना तो सिर्फ शहरों में आशीषा, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो सहायता और जो नीति में परिवर्तन ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में किया गया है, निरंतर होता आ रहा है। इस बजट में थोड़ा बहुत और प्रोत्साहन कृषि क्षेत्र को लेकर के जैसी घोषणा हुई है, तो एक बहुत बड़ा जो मांग में सहारा होगा वो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण से आएगा और बड़े छोटे शहरों में से भी आएगा। तो ये पूरा समीकरण है। लेकिन तीसरी तिमाही में हमारा अनुमान है कि आकलन है कि नए वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में आपको ये रुझान आंकड़ों में आता हुआ दिखेगा। कमिंस में, BHEL में लोअर लेवल से रिकवरी देख रहे हैं। आपको लगता है कि तेजी ये सस्टेनेबल होगी और आपका कोई पसंदीदा शेयर कैपिटल गुड्स बास्केट में? अभिषेक, देखिए, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले किसी संस्था की तरफ से कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र को लेकर के कुछ बिकवाली की रिपोर्ट आई थी और हमने काफी हावीपन देखा था। लेकिन उस दिन के पश्चात उसके बाद वाले दिन में रिकवरी हमने देखी। और जिस प्रकार से अभी डिम्पी जी ने वाटैक वबैक को लेकर के प्रश्न पूछा था, हालांकि ये भी एक तरीके से कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी है, जिस तरीके से ये वाटर ट्रीटमेंट, अफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड सीवेज वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाती है। L&T, कमिंस, सीमेंस, ABB, KEC इंटरनेशनल, ये सब कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनियां हैं, दिग्गज और मझौली कंपनियां, जहां पर हमारी खरीदारी की राय रही है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आपको अगर तिमाही दर तिमाही तुलना करनी है तो वो आपकी समझ है, मेरे समझ में वो नहीं आता। जहां तक कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र का सवाल है नतीजों का, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको तिमाही दर तिमाही तुलना करके ये निश्चय करना चाहिए कि आपको निवेशित रहना है या बेच देना है। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जैसे रक्षा क्षेत्र है, रेलवे क्षेत्र है, जहां पर ऑर्डर बुक अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है, और वो समय जो लगता है उसी समय को ध्यान में रखते हुए आपको भी आपकी रणनीति जो है वो लंबे समय की आपको रखनी चाहिए। और आपको साल दर साल की या फिर 6 महीने जो नतीजे आते हैं, छमाही दर छमाही या साल दर साल, वो देखो। आप तिमाही दर तिमाही देख करके परिवर्तन करेंगे तो ये मेरे ख्याल से सूझबूझ वाली रणनीति नहीं होगी। लंबी अवधि के लिए ये सभी कंपनियां पसंद है और निवेश की राय है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है निवेश की। इंजीनियरिंग स्पेस पर आपका टेक अच्छा लगा, काफ़ी डिटेल्ड एंड कह सकते हैं कि नज़रिया एक बनता हुआ दिखा। L&T, कमिंस, सीमेंस, KEC इंटरनेशनल, विएटेक, वबाक का जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र पर भी मैं आपसे एक राय जानना चाह रही थी, क्योंकि देखिए बजट के ठीक बाद हमने देखा कि इस स्पेस में थोड़ी सी कमजोरी के साइंस, या कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला। वहां से वापस से आप खबरों के दम पर तो एक्शन में है ही डिफेंस क्षेत्र, और आपने भी कहा कि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको तिमाही दर तिमाही नहीं, लंबी अवधि का नजरिया रखना है। अब एरो इंडिया की ही अगर बात करें, आज से बेंगलुरु में ये शो शुरू हो रहा है। नए इनोवेशंस, AI पावर्ड टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। अब सिर्फ और सिर्फ इनोवेशंस नहीं, AI टेक्नोलॉजी की भी बातें चल रही हैं। सो एक सवाल रक्षा क्षेत्र पर, डिफेंस पर, और एक और चीज ये थी कि बैंगलोर के अब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी कि टेक हब से आगे बढ़कर डिफेंस हब भी बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो उम्मीद रखता हूं कि बैंगलोर के साथ साथ बाकी अन्य जो छोटे बड़े शहर हैं वहां पर भी रक्षा क्षेत्रों को लेकर के राज्य स्तर पर जो सरकार है वो निवेश के लिए प्रोत्साहन दे, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य रणनीति होगी। जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट समिति रखी जाती है राज्यों में लोगों को आकर्षित करने के लिए और निवेश करने के लिए,
तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले तो मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि आप नजरिया लंबी अवधि का रखिए। रक्षा क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स में, रेलवे में, ऊर्जा में भी अगर आप देखें तो आपको नजरिया लंबी अवधि का रखना चाहिए, क्योंकि समय लगता है प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। रक्षा क्षेत्र में जो अभी हमारी खरीदारी की राय है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल और कोचिन शिपयार्ड। लेकिन इसके अलावा भी जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई राय नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गई, मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, बीईएमएल, पारस डिफेंस जैसी कंपनियां हैं। एलएनटी भी अगर आप देखें तो कुछ अहम भूमिका निभा रही हैं, भारतीय नौसेना की मदद कर रही हैं, जिस प्रकार से उनकी फैसिलिटीज हैं, डिफेंस में योगदान दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको इन सब कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो एरो शो हो रहा है उसके पहले, मेरे ख्याल से कुछ 2 साल पहले मानसी, दुबई में एरो शो हुआ था, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड का प्रदर्शन दिखाया था, और बहुत ही प्रभावित लोग हुए थे उस LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर के। और इस पर्टिकुलर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की मेरे ख्याल से इनॉग्रेशन भी हुआ था और इसको शामिल भी किया है, जहां तक हमारे रक्षा बलों का प्रश्न है। तेजस को लेकर के मैं, ठीक है, आपको जीई के तरफ से इंजन मिलने में कुछ दिक्कत हो रही है, टेक्नोलॉजी मिलने के लिए दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये सब छोटी मध्यम अवधि की समस्या हैं। तेजस मार्क 1 और उसके पश्चात नेक्स्ट जनरेशन तेजस MK2 मार्क 2 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने की पूरी उम्मीद है। और एक एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है मानसी, अगर आप देखने जाए तो। ये सब शुरुआत है। आपको अगर वास्तविकता में एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो आपको समय भी देना पड़ेगा आपके निवेश में, जहां तक रक्षा क्षेत्र का सवाल है। कुल गौरांग सर, थैंक्स फॉर दैट टेक। सो डिफेंस प्लेयर्स पर एक फंडामेंटल टेक, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग पर भी लंबी अवधि का नजरिया इस वक्त हमें मिलता हुआ